नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस और उसके अंदर जो 3 सब्जेक्ट है उसमें से सिविक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर मतलब जो सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है उसमें सिविक्स में जो टॉपिक दिए हैं, हर टॉपिक को मैं चैप्टर बोल रहा हूँ। तो हमने डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है, विविधता वाला, वो कंप्लीट कर लिया है 2 क्लास में। ठीक है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। पूरा कंटेंट आपका एनसीईआरटी का है, लेकिन हम एनसीईआरटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं सीटेट के सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग। अब उस टॉपिक सीटेट के सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उनको कंबाइन करके एक जगह रख दिया है मैंने, जिससे टॉपिक के हिसाब से आप सारी चीजें एक जगह पढ़ लो। ठीक। सेकंड जो चैप्टर है हमारा, वो है आपका गवर्नमेंट के बारे में। सरकार, सरकार के बारे में ये चैप्टर है। अब यहां गवर्नमेंट क्या है, तो भैया गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इंडिया में हम ही चुनते हैं और हमारे लिए वो काम करती है। तो गवर्नमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल यूनिट। इंडिया में जो पॉलिटिकल यूनिट है उसकी गवर्निंग अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट है। और अपने आप में ये एक संस्था है, द रूलिंग पावर इन पॉलिटिकल सोसाइटी। यानी कि रूलिंग पावर इन पॉलिटिकल सोसाइटी, समाज में, राजनीतिक समाज में जो पार्टी जीत जाती है उसे रूलिंग पार्टी बोलते हैं हम। एंड द apparatus through which a governing body functions and exercise authority। और ये जो पॉलिटिकल यूनिट है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, ये अपने कार्य करती है और इसके पास जो शक्तियां हैं उनका यूटिलाइजेशन करती है, समाज के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए। ठीक है। अब यहां बताया गया है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि सरकार के स्तर कितने होते हैं। सरकार के स्तर कितने होते हैं, तो यहां समझो गवर्नमेंट, यहां हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट, सरकार के स्तर के बारे में। सरकार, ठीक है। अब दो चीजें हैं, देखो मैं एक साथ बता रहा हूं आपको। एक तो गवर्नमेंट के बारे में जब पूछा जाए, ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, शाखाएं, गवर्नमेंट की शाखाएं कितनी होती हैं? गवर्नमेंट की शाखाएं कितनी होती हैं? गवर्नमेंट की 3 शाखाएं होती हैं। पहली लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, दूसरी एग्जीक्यूटिव और तीसरी जुडिशरी। ये सरकार की शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। लेजिस्लेचर जिसे हिंदी में बोलते हैं विधायिका, विधायिका, और इसे बोलते हैं कार्यपालिका, और इसे बोलते हैं न्यायपालिका। ठीक। ये शाखाएं हैं सरकार की। ये क्या है? सरकार की शाखाएं हैं। लेकिन अभी क्या आया है शब्द? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के स्तर, सरकार के स्तर, यानी कि सरकार कितने स्तर पे काम करती है हमारे देश में। सरकार हमारे देश में कितने स्तर पर काम करती है? दोस्त, सरकार हमारे यहाँ 3 स्तर पे काम करती है। कौन कौन से? इसको ऐसे हम समझें, ऐसे नहीं, तो ऐसे समझिए। टॉप लेवल पर जो फर्स्ट लेवल की गवर्नमेंट है उसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सबका अपना अपना रोल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, क्या कहेंगे इसको? केंद्र सरकार।
दूसरे स्तर पे जो काम करती है उसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार। तीसरे नंबर पे जो है वो है लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। क्या है? स्थानीय सरकार। तो ध्यान देना आप, ये है गवर्नमेंट और ये है गवर्नमेंट की शाखाएं और ये है गवर्नमेंट के स्तर। सरकार 3 स्तर पे काम करती है। केंद्र सरकार सबसे टॉप पे, फिर राज्यों में सरकार, फिर राज्यों के अंदर लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, और वहीं ब्रांचेस हैं, ये 3 ब्रांच जिनसे मिलकर सरकार बनी होती है। यानी कि लेजिस्लेचर काम करता है कानून बनाने का, कानून बनाना इसका काम है। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है? संविधान की रक्षा करना, पहला तो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा करना। और दूसरा लोगों को न्याय प्रदान करना। लोगों को न्याय प्रदान करना। ठीक है भाई, ये मैंने बता दिया आपको सरकार के स्तर और शाखाएं, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब देखिए, इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव है। इंडिया में डेमोक्रेसी कैसी है? रिप्रेजेंटेटिव। अब यहां समझ लीजिए, ये जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र ये 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरे को बोलते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता की भागीदारी होती है सरकार में। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जहां जनता सीधे भागीदारी ले, भागीदारी ले सरकार के काम में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है? इसमें जनता सीधे भागीदारी नहीं लेती, जनता अपने प्रतिनिधि, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि फिर भागीदार बनते हैं सरकार में। जैसे इंडिया में जनता चुनती है स्टेट के अंदर एमएलए यानी कि विधायक, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चुनती है जनता अपने एरिया से एमपी, लोकसभा के सांसद। वो फिर सरकार में हिस्सेदारी दिखाते हैं, जनता सीधे हिस्सेदारी नहीं दिखाती। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बहुत उदाहरण हैं, जैसे कि प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, जनमत संग्रह जिसे कहते हैं। सीधे जनता की राय मांग लो, जनता क्या चाह रही है उसी के हिसाब से फैसला लो, तो इसे कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहां जनता से डायरेक्ट नहीं पूछा जाए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से पूछा जाए, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आई होप क्लियर है। चलो आगे देखो। इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर पीपल आर एलिजिबल टू वोट। इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जहां लोगों को अधिकार है कि वो वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
निर्णय लेने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में तो विधायक चुने जाते हैं और वो सरकार के हिस्सेदार बन जाते हैं, और सेंट्रल लेवल पर एमपी चुने जाते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, तो वो जो है हिस्सेदार बन जाते हैं सरकार में। जो गवर्नमेंट है वो 3 डिफरेंट लेवल्स पर काम करती है। 3 डिफरेंट लेवल्स पर काम करती है। 3 लेवल्स का मतलब है 3 स्तर पर काम करती है, जो मैंने अभी आपको बताए। एक नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, और एक लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है। ये 3 स्तर होते हैं सरकार के। नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है, इसका मतलब ये है जो नेशनल इश्यूज होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, नेशनल गवर्नमेंट किन मुद्दों पर काम करती है? तो नेशनल गवर्नमेंट राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करती है। राष्ट्रीय मुद्दे उन पर काम करती है। राष्ट्रीय मुद्दे कैसे? जैसे कि टैक्स, टैक्सेशन, रक्षा यानी कि डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और ट्रेड, दूसरे देशों के साथ व्यापार। ये नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हैं जिन पर वो काम करती है। वहीं स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, इसके अपने खुद के विषय होते हैं जो अपने लिए काम करती है। जैसे कि पुलिस, पुलिस जो विषय है वो राज्य सरकार के अधीन आता है। एजुकेशन सिस्टम भी आता है, अब तो कॉन्करेंट में आता है दोनों में। रोड लॉज ये भी आते हैं। ठीक है, तो स्टेट अपने विषय पे काम करती है, सेंटर अपने विषय पे काम करता है। अब बात आती है सर ये तीसरे लेवल की गवर्नमेंट क्या करती है? तो ये होती है तीसरे लेवल की गवर्नमेंट स्थानीय स्तर पर, स्थानीय सरकार कहते हैं इसको। ये 2 प्रकार की देखने को मिलती है भारत में, एक शहर वाली और एक ग्रामीण क्षेत्र वाली। तो शहर में तो हम वार्ड काउंसलर चुनते हैं वोट देकर, और गांव में हम प्रधान चुनते हैं, प्रधान सरपंच वोट देकर। ठीक, तो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है जिसे पंचायत कहते हैं गांव में, और शहर में कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी नगर पालिकाएं, और नगर पंचायत भी कहते हैं अर्बन एरिया में। ये होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कौन कौन से मुद्दे देखती है? जैसे कि साफ सफाई करवाना, है ना, और पानी का निकास, जल भराव, डेंगू चल रहा है तो दवाई छिड़कवाना, ये सब किसके काम है? लोकल गवर्नमेंट के काम है। किसके काम है ये? लोकल गवर्नमेंट के। अब बात आती है लॉ एंड द गवर्नमेंट। लॉ एंड द गवर्नमेंट क्या है इसमें? Rule of conduct established and enforced by the authority, legislation and custom of given community, state, nation is called law। यानी कि सरकार के द्वारा जो सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं देश हित में, उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। इट इज बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ लॉ। और ये दोनों की जिम्मेदारी होती है, सरकार भी उस नियम कानून को प्रॉपर पालन करवाए, पालन करे, और लोग भी उस नियम को फॉलो करें, उसके विरोध में जाकर कोई काम ना करें। क्योंकि जो कानून बना है उसमें लिखा ये भी होता है कि जो भी कोई इस कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या सजा का प्रोविजन है। ठीक है, तो लॉ कौन बनाता है? लॉ कौन बनाता है सरकार में? सरकार की एक बॉडी होती है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, ये कानून बनाने का काम करती है। विधायिका एक कानून बनाने का काम करती है। ठीक,
ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब बताया गया है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स, अलग अलग प्रकार की हो सकती है सरकार। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर डेमोक्रेसी, मोनार्की एटसेट्रा। यूं तो पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की सरकारें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप हैं सरकार के, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, मोनार्की हो गया जहां राजाशाही चलती है, राजा ही चलाता है देश को, और डेमोक्रेसी जहां जनता के द्वारा चुना जाए। तो डेमोक्रेसी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं उनके द्वारा सरकार चलाई जाती है, डेमोक्रेसी कहते हैं। हु होल्ड द डिसीजन मेकिंग पावर, जिनके पास निर्णय लेने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। द वर्ड डेमोक्रेसी, ये जो शब्द है डेमोक्रेसी, ये ग्रीक वर्ड डेमोस और क्रेटोस से आया है, जिसका मतलब है रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी जो शब्द है वो कहां से निकला है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोस और क्रेटोस, तो जिसका मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, यानी कि जनता का शासन, लोगों का शासन। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये जो डेमोक्रेसी है उसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक, फिर देखो मोनार्की। मोनार्की का मतलब है जहां किंग और क्वीन, यानी कि राजा या रानी के द्वारा सरकार चलाई जाती है, और वो एक ही वंश से बनाए जाते हैं, यानी कि एक ही परिवार से होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी राजा बन जाए। जो राजा है आगे भविष्य में उसका लड़का, उसकी लड़की, फिर उसके बच्चे, यही राजा के पद पर रहेंगे। इसे कहते हैं मोनार्की। अब ये एब्सोल्यूट मोनार्की भी हो सकती है, निरंकुश टाइप की, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हो सकती है, यानी कि एक ऐसा देश जिसमें राजा होता है लेकिन उस देश में संविधान भी है, तो राजा भी संविधान का पालन करता है। और एक ऐसा देश जहां संविधान नहीं होता, वहां राजा ही सब कुछ है, राजा ही अपने आप में संविधान है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमने देख ही ली। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि फिर सरकार में शामिल होते हैं और उनके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। विमेन्स सफरेज का क्या मतलब है? अ मूवमेंट स्टार्टेड इन द अर्ली 20th century for many years demanding equality with men and the right to vote। यानी कि विमेन सफरेज का मतलब है एक 20th सेंचुरी में आंदोलन चला जिसमें ये मांग की गई कि महिलाओं को भी समान अधिकार दिए जाएं पुरुषों की तरह, और वोट देने का अधिकार भी दिया जाए महिलाओं को। शुरुआत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, सरकार चुनने का अधिकार नहीं था। फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? फ्रेंचाइज का मतलब है, कहाँ गया? फ्रेंचाइज अ प्रिविलेजेस और राइट ऑफिशियली ग्रांटेड टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट। फ्रेंचाइज का मतलब है कुछ प्रिविलेजेस, कुछ छूट सरकार को या व्यक्ति को दी जाए, स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी राइट्स टू वोट, यानी कि राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार दिया जाए, उसे फ्रेंचाइज बोलेंगे। ईच कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक इंपोर्टेंट डिसीजंस एंड फंक्शंस वेल। हर देश को एक सरकार की जरूरत होती है जो एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सके और काम कर सके। द डिसीजन में भी, ये निर्णय आर्थिक निर्णय भी हो सकते हैं, शिक्षा से संबंधित भी हो सकते हैं, सामाजिक निर्णय भी हो सकते हैं। समाज में सबको बराबर इक्वलिटी के साथ जीने का हक होता है। समझ गए? अब द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज। जो सरकार होती है वो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री का भी ध्यान रखती है कि कोई पड़ोसी देश आके कब्जा ना कर ले, और अन्य कंट्री के साथ भी रिलेशन मेंटेन करती है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड हेल्थ फैसिलिटीज फॉर सिटीजन।
नागरिकों के लिए हेल्थ सुविधाएं देना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, यातायात की सुविधाएं देना, ये भी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट कई लेवल पे काम करती है, लोकल, स्टेट और नेशनल, ये हम बात कर ही चुके हैं। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरी सिटीजन इज सपोज्ड टू फॉलो देम, सरकार कानून बनाती है और हर नागरिक से ये उम्मीद की जाती है कि वो सभी नागरिक उस कानून को फॉलो करें। लॉज नीड टू बी एनफोर्स्ड बाय द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिटीजन कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ लॉ इफ दे आर डिससेटिस्फाइड विद समथिंग, कानून की मदद भी ले सकते हैं अगर वो किसी से सेटिस्फाई नहीं है तो कानूनी तौर पर वो एक्शन भी ले सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इस समय चल रही है, सभी नव युवकों को ये अधिकार है, जैसे भारत में 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। ये अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। गवर्नमेंट क्या है ये हमने बात कर ली, कानून क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, मोनार्की क्या होती है। इलेक्शन, इलेक्शन क्या है? इलेक्शन वो प्रक्रिया है, इलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री कास्ट देयर वोट। इलेक्शन यानी कि चुनाव वो प्रक्रिया है जहां पर किसी देश के नागरिक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट देते हैं, और जिस प्रतिनिधि को ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा और फिर वो सरकार में भागीदारी दिखाएगा, सरकार का पार्ट बन जाएगा और उसके पास फिर निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है जो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा। समझ गए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि एक निश्चित उम्र का व्यक्ति, जैसे कि 18 साल है हमारे यहाँ, एक निश्चित उम्र का व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है, वोट देने का अधिकार रखता है, इसे ही बोलेंगे। समझ गए? तो ये हमने डिस्कस किया, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।